नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अविकारी शब्द के बारे में पढ़ रहे थे, अविकारी शब्द के अंतर्गत हमने उसकी परिभाषा क्या है वो पढ़ा, उसके कितने भेद हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। क्रिया विशेषण के 4 हिस्से हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे आज समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्या आता है और उसे कैसे समझा जाता है। चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करेंगे आज संबंध बोधक अव्यय से अविकारी शब्द के अंतर्गत। अविकारी शब्द के अंतर्गत संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, संबंध प्रकट करने वाला। एक लाइन लिखी है हमने यहाँ पे, संबंध प्रकट करने वाला, यानी संबंध बोधक अव्यय को अगर आप एक ही लाइन में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं संबंध प्रकट करने वाला। यानी वाक्य के अंतर्गत जो भी संबंध होगा वो उसमें दिखाया जाएगा। किसमें? संज्ञा या क्रिया के बीच में, व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ संबंध दर्शाएगा वो, तो वो कौन से कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय हमने बताया है अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम है अव्यय शब्द, तो अविकारी भी लिख सकते हो और अव्यय भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ लिखा है संज्ञा या सर्वनाम के साथ, यानी संबंध दर्शाएगा। कोई वाक्य होगा उसमें भी अविकारी शब्द होंगे, कौन कौन से होंगे वो हम आपको यहाँ कुछ लिख रखे हैं, कुछ किताबों में भी होते हैं, वो आपको याद रखने होंगे। तो वो तो आपको याद रखोगे तभी पता चलेगा कि संबंध के अंतर्गत आएगा या नहीं। हाँ, ये ज़रूर याद रख सकते हो, संबंध बोधक यानी वाक्य में संबंध दर्शाया जाएगा। संज्ञा सर्वनाम से शुरू जो शब्द होंगे वो वाक्य में दूसरे शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। कौन से? ये जो लिखे हैं यहाँ पे, संबंध के बारे में दर्शाएंगे। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जगह। उदाहरण में हमने यहाँ लिखा है, मेज के ऊपर किताब रखी है। इसे समझाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं पहचान शब्द, यानी अविकारी शब्द इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। के बाद, के भीतर, के ऊपर, सामने। अब सामने से पहले हमने वापस से के का इस्तेमाल नहीं किया है, आपको उन्हें लगा के रखना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो हमने नहीं किया है। के सामने, के अपेक्षा या की अपेक्षा, के पीछे और के योग्य आदि इसीलिए लिखा है। इसके अलावा भी होते हैं पर ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए हमने इनको लिखा है। इसके अलावा भी होते हैं इसीलिए हमने आदि शब्द का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पे इस परिभाषा को इसमें देखते हैं, लिखा है संबंध प्रकट हो रहा है या नहीं। मेज के ऊपर किताब रखी है। अब यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम में से संज्ञा शब्द है, ये रहा मेज, ठीक है, मेज ये रहा, यहाँ पे मेज लिखा है। अब मेज का संबंध किससे दिखा रहा है? किताब रखी है लेकिन किसके? इसके ऊपर रखी है, तो मेज का किताब से संबंध कैसे दर्शाया जा रहा है? के ऊपर। इन दोनों का संबंध तो है लेकिन दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है? संबंध की। संबंध के लिए एक पहचान शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो है के ऊपर। मेज के ऊपर किताब रखी है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, यानी ये दर्शा रहा है संबंध के बारे में। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आया है ये वाक्य। अगला देखिए, एक बात और याद रखिएगा, 3 वाक्य बताने से पहले यहाँ लिख देते हैं हम। इसमें पहचान के लिए अगर आपको कभी जैसे संज्ञा से पहले होंगे ना, संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो भी ये शब्द होंगे उससे पहले आपको कुछ अक्षर है जो आपको याद रखने हैं पहचान के लिए, जो हमेशा आते हैं का, के, की, का, के, की। इसके अलावा आता है रा, रे और री। इनका इस्तेमाल होता है कब? संज्ञा के शब्द के बाद में ही होता है या सर्वनाम के बाद में ही होता है। जैसे देखिए मेज के, ये आ गया यहाँ पे के, का, के, की, रा, रे, री। शब्दों के पहले भी होंगे लेकिन बहुत बार अगर शब्द से पहले ना हो तो संज्ञा के बाद ही आपको दिख जाएंगे, तो पता चल जाएगा का, के, की, रा, रे, री से संबंधित है तो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। सीता का विद्यालय घर के सामने है।
सीता का विद्यालय, सीता नाम की एक लड़की है जिसका विद्यालय क्या उसके घर के सामने है। अब ये देखिए के सामने, सामने तो है लेकिन क्या घर के सामने ही है विद्यालय, सीता का विद्यालय घर के सामने ही है, तो संबंध दर्शा रहा है, बिल्कुल दर्शा रहा है। तो संबंध दर्शा रहा है तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संबंध बोधक। अगला देखिए, पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है। अब घोड़ा खड़ा है पेड़, लेकिन संबंध क्या दर्शा रहा है, नीचे की तरफ खड़ा है, ऊपर ऊपर तो होगा नहीं, तो नीचे की तरफ खड़ा है, तो संबंध दर्शा रहा है। जब आप देखो पेड़ के नीचे, एक तो ये के साइन मिल गया आपको पहचान के लिए, यहाँ पे मिल गया का और यहाँ पे के। संज्ञा शब्द के बाद मेज संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा, सीता संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा और पेड़ भी आएगा, ये सभी संज्ञा शब्द के अंतर्गत है और उसके बाद इस्तेमाल हो रहे हैं, तो पहचान के लिए आएगा का, के, की, रा, रे, री। और संबंध दर्शाने के लिए ये चिन्ह दे रखे हैं आपको, या शब्द दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, तो ये शब्द आएंगे। पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है, संबंध दर्शा रहा है, तो कौन सा वाक्य हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। अगला लिखा है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो मनुष्य है ही नहीं, उसे पशु के समान समझा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है विद्या के बिना मनुष्य पशु है, ये विद्या है। इसके बाद ये देखिए पहचान के लिए लिखा गया है और बिना शब्द जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये शब्द है जो इसमें जोड़े गए हैं के सामने, और आप ज़्यादा ये याद रखिएगा संबंध है यानी संबंध प्रकट करता है संज्ञा के बाद ही, और अगर ना याद रहे तो पहचान के लिए का, के, की, रा, रे, री याद रखिएगा, तो संबंध दर्शाने का पता चल जाता है वाक्य के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और वाक्य दें तो जैसे दे सकते हैं, हाँ एक वाक्य हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि का वाले ही आए हैं आपके सामने, रा, रे, री वाला कोई भी उदाहरण लिखा नहीं है, तो हम वो दे देते हैं, सामने वाला ही दे देते हैं। जैसे हमने लिखा मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो ये देखिए रे लिखा हुआ, रा, रे, री में से आ गया और सामने ये रहा सामने, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, वाक्य दर्शा दिया है, क्या संबंध दर्शा रहा है, मेरे सामने कौन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, संबंध का बोध करा रहे हैं, संबंध प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाक्य क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय वाक्य के अंतर्गत आएगा। एक और दे देते हैं, जैसे इसका दे देते हैं, पीछे का उदाहरण दे देते हैं। जैसे हम खड़े हैं, हमारे पीछे दीवार है, हमारे पीछे दीवार है, या मेरे पीछे दीवार है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ लिख देते हैं मेरे पीछे दीवार है, ठीक है, मेरे पीछे दीवार है। तो इस प्रकार के सारे वाक्य आएंगे जो ये देखिए रे और पीछे, तो ऐसे बहुत सारे, इसके बहुत सारे प्रयास करोगे आप, एक्सरसाइजेस करोगे तब पता चल ही जाएगा। बस याद इतना रखना है संबंध प्रकट करेगा और पहचान के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कब, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद में, सबसे आखिर में या सेंटर में नहीं कह रहे हम, सबसे पहले संज्ञा शब्द का इस्तेमाल वहीं पे होगा, तो पता चल जाएगा। और साथ में ये शब्द याद रखने आपको, तो पता चल जाएगा संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। रे आ जाएगा इसमें और पीछे आ जाएगा इसमें, मेरे पीछे दीवार है, ठीक है। तो ये बात की हमने संबंध बोधक अव्यय की। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं समुच्चय बोधक की। पहले आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं। चलिए अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? अच्छा, समुच्चय बोधक के अलावा इसे एक और नाम से भी जानते हैं, वो होता है योजक, यानी जोड़ने वाला, ठीक है। सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा है हमने जोड़ना या इकट्ठा करना, यानी जोड़ना। जोड़ना किन्हें? दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को, उन्हें जोड़ा जाता है या मिलाया जाता है। मिलाना मतलब या मिक्स करने वाला नहीं, ठीक है। मिलाने का मतलब होगा दो वाक्य, दो शब्द होंगे, उन्हें एक योजक शब्द के साथ जोड़ा जाएगा, और वो शब्द क्या होगा? अविकारी शब्द होगा जिसे जोड़ा जाएगा। तो समुच्चय बोधक को आप याद रख सकते हैं जोड़ना या इकट्ठा करना या मिलाना शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो।
हमने लिखा है जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हम ये चीज़ को रेखांकित कर देते हैं, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को और दो वाक्यों को वो मिलाते हैं। कुछ शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये आते हैं, इसके अलावा भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आते हैं, तो हम इनके बारे में ही बात करेंगे। यहाँ लिखा है हमने पर, मगर, बल्कि, तो, या, अथवा, किंतु, परंतु और आदि। ठीक है, और इसके साथ नहीं है, और इस्तेमाल होगा और आदि इसके अलावा भी आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। पहले वाले में संबंध के बारे में बात की थी, यहाँ पे वाक्य तो होंगे लेकिन जुड़े हुए होंगे, वही जो शब्द होंगे वो सारे किस में आते हैं, समुच्चय बोधक में, जिनको हम क्या कहते हैं, योजक। ठीक है, जोड़ेंगे। अब अंतर बता देते हैं कैसे, वाक्य पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, तो वाक्य के अंतर्गत पता चलेगा। दादाजी और दादी जी आने वाले हैं। अब दादाजी और दादी जी हैं, हमें पता है दादाजी और दादी जी आने वाले, पर हमने इसको जोड़ दिया है एक शब्द के साथ, और लिख के जोड़ दिया है, दादाजी और दादी जी आने वाले हैं। तो और शब्द से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एक अविकारी शब्द। और संबंध बता रहा है, नहीं, दो अलग अलग वाक्य जैसे हो उसे जोड़ रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, समुच्चय बोधक वाक्य हो जाएगा। दादाजी और दादी जी आने वाले हैं। वैसे यहाँ पे बदलाव करें हम, तो हम यहाँ अगर चाहे तो लिखते नाना जी और नानी जी आ रहे हैं। दादाजी दादी जी तो साथ में ही रहते हैं, नाना जी और नानी जी के पास जाने को कम मिलता है, तो नाना जी और नानी जी आने वाले हैं, तो ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, आने वाले हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं ना इसीलिए। तो नाना जी और नानी जी आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य हमने लिखा है, उसने परिश्रम किया इसीलिए वह सफल हुआ। उसने परिश्रम किया इसीलिए वह सफल हुआ। तो यहाँ पे योजक चिन्ह क्या बन गया, इसलिए वाक्य बन गया, उसने परिश्रम किया इसीलिए वह सफल हुआ। उसने यहाँ पे योजक चिन्ह लगा के बताया गया है कि उसने परिश्रम किया इसीलिए वह सफल हुआ। सबसे आसान ही होता है समुच्चय और विस्मयादि, क्योंकि इसमें शब्द कुछ ऐसे ही होते हैं, वो हमें पता चल जाते हैं। संबंध में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, संबंध वाक्य को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द हमको ज़्यादा याद रखने होते हैं, लेकिन समुच्चय में इतनी आवश्यकता नहीं होती, वो शब्द पढ़ते से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसने परिश्रम किया इसीलिए वह सफल हुआ। अगला वाक्य लिखा है, वह चालाक ही नहीं बल्कि बेईमान भी है। चालाक तो है वो, लेकिन बेईमान भी है। तो यहाँ पे क्या शब्द बन रहा है, समुच्चय जोड़ने वाला, बल्कि। वह चालाक ही नहीं बल्कि बेईमान भी है, तो योजक से जुड़ गया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आया। श्याम उपन्यास पढ़ रहा है या कहानी, श्याम नाम का लड़का है, वो उपन्यास पढ़ रहा है या कहानी पता नहीं है, तो यहाँ पे योजक चिन्ह क्या लगाया हमने, या तो उपन्यास पढ़ रहा होगा या कहानी, हमें पता नहीं है क्या पढ़ रहा है कुछ, तो उपन्यास पढ़ रहा है या कहानी, तो या से जुड़ गया है। कितने, दो वाक्य जुड़ गए, तो ये किस में आएगा, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पे ये लिखे हैं शब्द, इसके अलावा सर्वाधिक, हम सर्वाधिक बोल रहे हैं, हमेशा नहीं कह रहे हैं, सर्वाधिक जो शब्द हैं वो आपके इस्तेमाल होते हैं, वो हम यहाँ लिख देते हैं। एक आता है और, या, इसलिए, इन योजक शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वाक्य में इसके अंतर्गत, अभी आप लोगों के लिए, तो उन्हें आप ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी वाक्य हमने यहाँ पे लिखे हैं उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको एक बात के बारे में पता चलेगा, या ज्ञात होगी आपको एक बात, कि ये जो भी जुड़े हुए हैं योजक यानी समुच्चय बोधक से, जो भी ये शब्दों से जुड़े हुए हैं, वो जोड़ तो रहे हैं शब्दों को, वाक्यों को या वाक्यांशों को, लेकिन इन सब का अर्थ भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग अर्थ होगा उनका। कैसे, ये देखिए, उसने परिश्रम किया, अगर आप इसलिए नहीं भी लगाओ तो भी ये दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। उसने परिश्रम किया, इसे हटा दीजिए, वह सफल हुआ, तो वह सफल हुआ अलग से भी लिख सकते हो और उसने परिश्रम किया अलग से भी लिख सकते हो, यानी पूर्ण वाक्य होंगे, अलग अलग अर्थ बता रहे होंगे, और वो फिर जोड़े जाएंगे योजक
शब्दों के साथ, अविकारी शब्दों के साथ जोड़े जाएंगे। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, बस वो जुड़े हुए होते हैं एक शब्द से, तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। ये ज़रूर याद रखिएगा आप। और इसके अलावा अगर हम दे शब्द, कुछ और एग्जाम्पल दे देते, क्योंकि 4 ही आए हैं बोर्ड पे तो हम बोल के ही बता देते हैं आपको, बल्कि आ गया इसलिए भी आ गया। एक परंतु का देखिए, परंतु देते हैं ना, परंतु से बनाते हैं। वैसे आप लोग इस बना भी सकते हैं, अपने अपने प्रयास के साथ साथ बनाना भी चाहिए ताकि और अच्छे से हो जाए, क्लियर हो जाए आपको समुच्चय बोधक का। परंतु का अगर हम बनाएं तो परंतु का बना सकते हैं हम, ये महीप समझदार है परंतु पढ़ता नहीं है। महीप समझदार है परंतु पढ़ता नहीं है, तो परंतु का इस्तेमाल कर लिया हमने, परंतु शब्द आ गया है, तो ये कौन सा हो गया, जोड़ने का काम कर रहा है, तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। और एक स्पेशली वाक्य हम बोलेंगे ज़रूर बोलेंगे। मूर्ख लोग रोते हैं परंतु बुद्धिमान लोग सोचते हैं। मूर्ख लोग रोते हैं परंतु बुद्धिमान लोग सोचते हैं। और इसके अलावा बना या से एक भी नहीं बनाया ना, नहीं है वैसे तो, पर ठीक है। या वाला क्या होगा, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो मम्मी हमसे ऑप्शन ही देती है हमेशा, सब नहीं बोलेगी। क्या बोलेंगे, पानी पूरी खाओ या आइसक्रीम, पानी पूरी खाओ या आइसक्रीम। तो या का इस्तेमाल किया, या तो पानी पूरी खाने को मिलेगी या आइसक्रीम, दोनों नहीं मिलेगी, एक मिलेगी। और गर्ल्स तो अक्सर पानी पूरी ही खाती हैं, नहीं मजाक कर रहे हैं, सब तरह के खाते हैं, तो या का इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, पानी पूरी से ध्यान हटा दो। या से अगर हम और एक वाक्य लें तो या से बन सकता है, हाँ, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। जनरल है, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो या योजक है, योजक शब्द से हमने इसको जोड़ दिया, तो ये किसमें आ गया, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, वैसे समुच्चय बोधक के भेद भी होते हैं, पर वो अभी आपके हैं नहीं, अभी आपके आए नहीं हैं, तो जब आएंगे तब उस अगली वाली क्लास में बता देंगे। तो अभी आपको इतना ही याद रखना है कि समुच्चय बोधक का अर्थ होता है जोड़ना, इकट्ठा करना या मिलाना, जो दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं। और ये वो शब्द हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और ये हमने वाक्य बता दिए हैं जो दो अलग अलग अर्थ देते हैं पर जुड़ते एक ही शब्द से हैं, और ये सब कहलाते हैं समुच्चय बोधक या योजक। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम आखिरी वाला है विस्मयादि बोधक, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। विस्मयादि बोधक में हमने लिखा है, जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, डर, घृणा आदि मन के भावों को या मनोभावों को, एक ही बात है, ठीक है, मन के भावों को या मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे सभी वाक्य जो आते हैं वो विस्मयादि बोधक में आते हैं। विस्मयादि बोधक का सबसे अच्छा साइन यानी चिन्ह है, और वो होता है ये। बस वाक्य पढ़ लीजिए। हाँ, एक बात हम पहले ही बोल देते हैं, बाद में आपको क्या पता, भूल जाते हैं, हम ही याद दिला देते हैं। ये जो चिन्ह होगा वो हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, जो भी वाक्य शुरू में ही मिल जाएगा, वाक्य शुरू होगा उसी में आपको ये चिन्ह लगा हुआ मिल जाएगा। आखिर में बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं कह रहे हम, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मिलता है किसी किसी वाक्य में, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पहले वाले वाक्य के या शब्द, जो भी वाक्य होगा उसमें जो पहला शब्द होगा उसके बाद ही आपको ये चिन्ह मिल जाएगा। तो ये चिन्ह कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक। वाक्य पढ़ते से ही पता चल जाएगा, तो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा। ये जरूर चीजें याद रखिएगा, उसमें हर्ष का भाव होगा, शोक का हो सकता है, आश्चर्य का, उत्साह का, दुख का, आश्चर्य का, प्रशंसा का, डर का, घृणा का, इस तरह के भाव उस वाक्य में आपको दर्शाए जाएंगे। बस वो आपको समझने और लगा देने। वैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, जो भी बच्चे या विद्यार्थी हैं उनको परेशानी आती ही नहीं है दो वाक्यों में। पहला होता है प्रश्नवाचक, दूसरा होता है विस्मयादि बोधक। प्रश्नवाचक के आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और विस्मयादि बोधक के शुरू में विस्मयादि बोधक लगा हुआ होता है। कोई परेशानी नहीं है, छोड़ दो, हम कर लेंगे, अच्छी बात है। तो ये वाक्य आते हैं। अच्छा, शब्द आते हैं शाबाश, वाह, अह, हाय, अरे, छी, बापरे, काश और आदि। इन सब में हमने लगाया नहीं है ये, तो ये मत समझिएगा कि हमने लगाया नहीं तो आएगा नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिए। ये सबके लिए है, सबके लिए समझ लीजिएगा, ये विस्मयादि चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, सबके साथ है, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए वाक्य के अंतर्गत बताते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। हम कहीं
सुंदर जगह जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ के देखते हैं तो बहुत सुंदर चीज़ दिखती है, कोई भी सुंदर चीज़, पेंटिंग हो सकती, कुछ भी, तो हम एकदम से किसी चीज़ को देख के क्या बोलते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। प्रकृति में देखने को कम ही मिलता है, पर प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी है जो बहुत सुंदर है, बस देखना है कैसे दिखता है, देखने वाले के नज़रिए पे जाता है। तो वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। तो वहाँ के बाद ही हमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल गया है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा, ये विस्मयादिबोधक के अंतर्गत वाक्य आएगा। दूसरा देखिए, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, देखते हैं ना अपन, इतनी लंबी रेलगाड़ी, ऊपर जैक्सन बोल देते हैं, तो अरे शब्द जो आएगा वो विस्मयादिबोधक में आएगा, विस्मयादिबोधक में आएगा, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत गया। छी छी कितनी गंदगी है, बहुत जगह है, सफाई तो हमें करनी होती है, फिर भी सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, खत्म हो गया, चल रहा है, चलते रहना चाहिए। छी छी कितनी गंदगी है, तो ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह मिल गया, तो ये वाक्य उसके अंतर्गत चला गया। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे गुरु, मम्मी, कोई भी बोल देते हैं, तो आगे क्या शब्द इस्तेमाल होता है, शाबाश, और साथ में चिन्ह है, चिन्ह है तो किस में चला गया, विस्मयादिबोधक में। बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें हमें नहीं लगता आप लोगों को ज़्यादा परेशानी आती है, फिर भी 3 शब्द ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं ये, एक तो शाबाश इस्तेमाल होता है, एक होता है अरे, ठीक है, और वाह। वैसे इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बट वाह का ज़्यादा होता है। इन तीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप इसको ज़्यादा याद रखिएगा। स्पेशली आप लोगों के लिए ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। विस्मयादिबोधक के अंतर्गत जब वाक्य आते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है, तो आप याद रखिएगा ये आते हैं। इसके अलावा तो हमें नहीं लगता आपको परेशानी होती है। विस्मयादिबोधक में चिन्ह देके आप लोगों को पता चल जाता है विस्मयादिबोधक के अंतर्गत आएंगे सारे के सारे वाक्य। चलिए फिर इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, विस्मयादिबोधक के अंतर्गत ये आएगा। और इसके अलावा जो भी पार्ट है वो आपके अभी आए नहीं, तो वो हम पढ़ेंगे नहीं। इसके बाद वाले वीडियो में हम उसको और विस्तृत तरीके से बताएंगे, जैसे इनके भी भेद वगैरह होते हैं, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर आज हमने बात की अभिकारी शब्द के अंतर्गत समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिबोधक के बारे में बात की है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा जरूर, आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग भी लिख सकते हैं। मिलेंगे, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।